शिक्षा मनोविज्ञान या जिसे हम सीडीपी कहते हैं, हाँ। उसकी दुनिया में कुछ सिद्धांत बिल्कुल नींव की तरह होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर ये विस्तृत चर्चा करने वाले हैं वो ठीक वैसा ही है। सही कहा। जो भी उम्मीदवार यूपी टीईटी, सुपर टीईटी या सीटीईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की यह चर्चा सीधे तौर पर एक मास्टर क्लास होने वाली है। क्योंकि आज हमारे सामने कुछ बेहद सटीक और बिल्कुल परीक्षा केंद्रित नोट्स हैं। हाँ, और ये नोट्स एक बहुत ही स्पष्ट स्लाइड द स्लाइड संरचना में तैयार किए गए हैं। तो हम इन्हीं नोट्स की हर एक हेडिंग को डिकोड करेंगे और उसके पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। मतलब अक्सर देखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय उम्मीदवार सिर्फ तथ्यों को रटने पर जोर देते हैं। हाँ, जो कि काफी आम है। बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा मुख्य मिशन सिर्फ रटना नहीं है। हमें ये समझना है कि मानव मस्तिष्क वास्तव में कैसे सीखता है, सबसे बुनियादी स्तर से लेकर। हाँ, जहाँ कोई जानकारी सिर्फ याद की जाती है, वहां से लेकर उस उच्चतम रचनात्मक स्तर तक जहां कुछ बिल्कुल नया निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, आज हम इसी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ हमारे नोट्स की पहली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। जी, बताइए। तो पहली हेडिंग है यूपी टीईटी, सुपर टीईटी, सीटीईटी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। और इस हिस्से में एक बहुत ही आकर्षक विजुअल दिया गया है। इसमें एक दिमाग का चित्र है जिसका आधा हिस्सा किसी मशीन की तरह तार्किक और व्यवस्थित है, और दूसरा आधा हिस्सा बिल्कुल रचनात्मक और स्वतंत्र दिखाया गया है ना? बिल्कुल सही। ये चित्र ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के पूरे सार को एक ही झटके में स्पष्ट कर देता है। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो शायद ही कोई ऐसा प्रश्न पत्र बनता हो जिसमें इस टॉपिक से सवाल ना हो। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर इसे शिक्षा के व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो ये टैक्सोनॉमी सीखने की पूरी प्रक्रिया का एक ब्लूप्रिंट है। तो वो जो विजुअल है दिमाग के मशीनी और रचनात्मक हिस्सों वाला, वो क्या दर्शाता है? वो असल में ये दर्शाता है कि सीखने की शुरुआत अक्सर एक मशीनी प्रक्रिया से होती है, जैसे पहाड़े याद करना या कोई परिभाषा रटना। लेकिन शिक्षा का अंतिम लक्ष्य उस मशीनी ज्ञान को एक रचनात्मक विचार में बदलना है। मतलब रचने से शुरू होकर रचना करने तक। बिल्कुल। इस सफर में कुल 6 कदम होते हैं और यही इस पूरी थ्योरी का आधार है। तो सीखने के इस सफर को समझने के लिए हमारे नोट्स ज्ञान को अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। हमारी दूसरी हेडिंग है 3 मुख्य डोमेन्स। डोमेन्स। हाँ, यहाँ सीखने के 3 अलग अलग क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष, और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन या मनोगत्यात्मक पक्ष। जी। लेकिन नोट्स में खास बात है, जो पहला वाला है कॉग्निटिव डोमेन, उस पर एक बहुत बड़ा हाई इंपॉर्टेंस का टैग लगा हुआ है। और वहाँ एक नोट भी होगा। हाँ, नोट में लिखा है कि परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी हिस्से से आते हैं। ये हाई इंपॉर्टेंस का टैग बिल्कुल सही जगह लगा है। इसके पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक कारण है। वो क्या? देखिए, जब हम इंसान के सीखने की बात करते हैं तो वो 3 अलग अलग तरीकों से सीखता है। जो अफेक्टिव डोमेन है उसका संबंध हमारी भावनाओं, हमारे मूल्यों और संवेदनाओं से होता है। जैसे किसी कहानी को सुनकर सहानुभूति महसूस करना। बिल्कुल सटीक उदाहरण। और जो साइकोमोटर डोमेन है वो हमारे शारीरिक कौशल से जुड़ा है, जैसे साइकिल चलाना या कीबोर्ड पर टाइप करना। ठीक है। लेकिन एक पारंपरिक कक्षा के भीतर एक शिक्षक सबसे ज्यादा किस चीज का मूल्यांकन करता है? वो बच्चे के मानसिक विकास, उसकी बुद्धि और उसके ज्ञान का मूल्यांकन करता है। हाँ, ये बात तो है। यही कारण है कि कॉग्निटिव डोमेन शिक्षा प्रणाली का केंद्र बन जाता है और स्वाभाविक रूप से सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं इसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करती हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। परीक्षाओं का ढांचा ही ऐसा है कि वे भावनाओं या शारीरिक कौशल की तुलना में मानसिक क्षमताओं को मापना ज्यादा आसान मानती हैं। बिल्कुल। तो इसी बात को और गहराई से समझने के लिए तीसरी हेडिंग की ओर चलते हैं। हेडिंग है कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष। इस हिस्से में स्पष्ट किया गया है कि ये पूरी तरह से बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से संबंधित है। इसमें कुछ मुख्य बातें शामिल की गई हैं, जैसे सोचना, समझना और विश्लेषण करना। जब शिक्षा मनोविज्ञान में संज्ञान या कॉग्निशन शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसका सीधा अर्थ जानने और समझने की मानसिक प्रक्रिया से होता है। मतलब ये सिर्फ जानकारी को स्टोर करने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी हार्ड ड्राइव की तरह नहीं है।
एक बच्चे के दिमाग में विचारों का विकास कैसे होता है, वो अपने आसपास की दुनिया से जो नई जानकारी ग्रहण करता है उसे कैसे प्रोसेस करता है। या किसी जटिल समस्या को देखकर उसके दिमाग में क्या चलता है, कि छात्र का दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहा है, तो वो कभी भी सही शिक्षण विधि का चुनाव नहीं कर पाएगा। एकदम सही। ज्ञान को प्रोसेस करने की इस प्रक्रिया का एक अपना इतिहास रहा है, जिसे समझे बिना वर्तमान को नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे नोट्स की चौथी हेडिंग हमें उसी इतिहास में ले जाती है। हेडिंग है ओरिजिनल लेवल्स 1956। बेंजामिन ब्लूम का ओरिजिनल मॉडल। हाँ, यहाँ एक पिरामिड का चित्र दिया गया है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर 6 स्तर हैं। सबसे नीचे है ज्ञान, उसके ऊपर बोध, फिर अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण और पिरामिड की सबसे ऊंची चोटी पर है मूल्यांकन। जी, ये मॉडल 1956 में प्रस्तुत किया गया था। इस ओरिजिनल मॉडल में 2 बातें बहुत खास हैं। कौन सी? पहली बात ये कि इसमें संज्ञा शब्दों यानी नाउन्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ज्ञान या मूल्यांकन। और दूसरी बात? और दूसरी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पिरामिड में सबसे ऊपरी स्तर मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन को माना गया है। अच्छा। उस दौर की शैक्षिक सोच के अनुसार अगर कोई छात्र किसी विषय या सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकता है, ये तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो उसे शिक्षा के सबसे ऊंचे शिखर पर माना जाता था। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के उस दौर में आलोचनात्मक सोच और मूल्यांकन करने की क्षमता को ही सर्वोच्च बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। लेकिन ज्ञान का दृष्टिकोण समय के साथ बदलता है और इसी बदलाव को हमारी 5वीं हेडिंग दर्शाती है, जो है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001। यहाँ बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। हाँ, यहाँ विजुअल्स में भी एक बड़ा बदलाव है। पिरामिड की जगह अब सीढ़ियों का चित्र है और इन सीढ़ियों पर नीचे से ऊपर की ओर जो 6 स्तर हैं वो है याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और सबसे ऊपर 6ठी सीढ़ी पर एक मुकुट के साथ रखा गया है रचना करना। ये बदलाव शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। 2001 में बेंजामिन ब्लूम के ही कुछ शिष्यों ने, विशेष रूप से लोरेन एंडरसन और डेविड क्रैथवोल ने इस मॉडल को संशोधित किया। तो सबसे पहला बदलाव तो शब्दों का ही था। बिल्कुल। उन्होंने संज्ञा को हटाकर क्रिया यानी वर्ब्स का इस्तेमाल किया। ज्ञान को याद करना बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सीखना कोई स्थिर अवस्था नहीं है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। छात्र ज्ञान को रखता नहीं है, वो याद करता है। बहुत ही शानदार पॉइंट है ये। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव था क्रिएट या रचना करना को सबसे ऊंचे स्तर पर स्थापित करना। आधुनिक शिक्षाविदों ने ये महसूस किया कि केवल मूल्यांकन कर लेना काफी नहीं है। मतलब सिर्फ जज करना ही सब कुछ नहीं है? सही कहा। एक फिल्म क्रिटिक फिल्म का मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन एक फिल्म डायरेक्टर एक नई फिल्म की रचना करता है। क्या बात है, ये उदाहरण बहुत सटीक है। सीखी गई पुरानी ज्ञान घटकों का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया और मौलिक निर्माण करना ही इंसान की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धि है। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी प्रश्न पत्र में संशोधित संस्करण से सवाल आएं, तो सर्वोच्च स्तर क्रिएट ही होगा। संज्ञा से क्रिया की ओर ये बदलाव वाकई ये स्पष्ट करता है कि शिक्षा को कितना सक्रिय होना चाहिए। अब जब हम इस नई सीढ़ी के ढांचे को समझ चुके हैं, तो हमारे नोट्स हमें हर एक सीढ़ी पर बारी बारी से कदम रखने का मौका देते हैं। बिल्कुल, चलिए पहली सीढ़ी पर चलते हैं। 6ठी हेडिंग है स्टेप 1 ऑफ 6, रिमेंबर लेवल या याद करना। यहाँ जो कीवर्ड्स दिए गए हैं वे सीधे तौर पर परीक्षा में दिखने वाले शब्द हैं, जैसे तथ्य, परिभाषा, सूत्र और रिकॉल करना। ये पूरी प्रक्रिया का सबसे निचला लेवल है, लोएस्ट लेवल। इस स्तर पर छात्र का दिमाग केवल एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। मतलब जानकारी को बस ज्यों का त्यों ग्रहण करना। हाँ, और जरूरत पड़ने पर उसे वापस उगल देना। शिक्षा की भाषा में इसे रूट लर्निंग या रटना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर इतिहास की कक्षा में कोई छात्र सिर्फ ये याद कर लेता है कि 1857 की क्रांति किस तारीख को शुरू हुई थी, या गणित में वो केवल क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लेता है, बिल्कुल, तो वो इसी पहले स्तर पर है। हालांकि इसे अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन ये ज्ञान की बुनियादी नींव है। सही बात है। बिना तथ्य याद किए विश्लेषण या रचना कैसे की जा सकती है? ठीक कहा आपने। लेकिन समस्या तब आती है जब हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ इसी स्तर पर आकर रुक जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये नींव है, लेकिन पूरी इमारत नहीं है। इमारत को खड़ा करने के लिए अगले कदम पर जाना ही होगा। तो 7वीं हेडिंग है स्टेप 2 ऑफ 6, अंडरस्टैंड
या समझना। ये रिमेंबर से एक कदम ऊपर है। हाँ, इस सीढ़ी पर जो एक्शन वर्ब्स दिए गए हैं वो है व्याख्या करना, उदाहरण देना और अनुवाद करना। जब कोई छात्र इस दूसरे स्तर पर पहुंचता है तो इसका मतलब है कि जानकारी अब सिर्फ रटी हुई नहीं है, उसके दिमाग ने उस जानकारी का अर्थ भी निकाल लिया है। उसी 1857 की क्रांति वाले उदाहरण से इसे कैसे समझेंगे? देखिए, पहले स्तर पर छात्र ने सिर्फ तारीख याद की थी, जी। लेकिन अब इस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अगर उससे पूछा जाए कि वो क्रांति क्यों हुई थी, तो वो किताब की भाषा नहीं रटेगा। वो अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करेगा। बिल्कुल, वो बता पाएगा कि उस समय के आर्थिक या सामाजिक कारण क्या थे। परीक्षाओं में जब भी ये पूछा जाता है कि एक छात्र किसी सिद्धांत को अपने शब्दों में स्पष्ट कर रहा है, तो ये सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के दूसरे स्तर पर कार्य कर रहा है। यानी रटी हुई जानकारी जब अपना रूप बदलकर छात्र की खुद की समझ बन जाती है, तब वो दूसरा स्तर है। इसके बाद आती है 8वीं हेडिंग, जो है स्टेप 3 ऑफ 6, अप्लाई लेवल या लागू करना। अनुप्रयोग। इस हिस्से में इसका अर्थ स्पष्ट किया गया है, सीखे हुए ज्ञान का नई परिस्थिति में प्रयोग करना। साथ ही यहाँ एक एग्जाम हिंट भी दिया गया है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ये स्तर इस बात की असली परीक्षा है कि जो समझा गया है क्या वो दुनिया में काम आ सकता है। कक्षा में समझी गई बात को कक्षा के बाहर की किसी नई या अपरिचित परिस्थिति में इस्तेमाल करना ही अप्लाई करना है। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण? मान लीजिए एक छात्र ने स्कूल में भिन्न यानी फ्रैक्शंस का सिद्धांत समझ लिया है। ये दूसरा स्तर था। अब वो घर जाता है और उसकी माँ उसे एक पिज्जा को 3 लोगों में बराबर बांटने को कहती है। और अगर वो छात्र स्कूल में सीखे गए भिन्न के ज्ञान का इस्तेमाल करके उस पिज्जे को बिल्कुल सही हिस्सों में बांट देता है, तो उसने अपने ज्ञान को लागू किया है। परीक्षाओं में जो केस स्टडी वाले या स्थिति आधारित प्रश्न आते हैं, वो परीक्षार्थी की इसी क्षमता को जांचने के लिए बनाए जाते हैं कि क्या वे सिद्धांत को वास्तविक जीवन की समस्या पर लागू कर सकते हैं। ये उदाहरण इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता है कि ज्ञान कैसी किताबों से निकलकर व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करता है। अब हम 9वीं हेडिंग पर आते हैं, जहां सोच थोड़ी और जटिल हो जाती है। हेडिंग है स्टेप 4 ऑफ 6, एनालाइज लेवल या विश्लेषण। जी, विश्लेषण। यहाँ कीवर्ड्स हैं सूचना को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, और इसके एक्शन वर्ब्स हैं तुलना करना, अंतर ढूंढना और कारण परिणाम जानना। एनालाइज करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक कौशल है। इस स्तर पर छात्र केवल जानकारी को लागू नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी जटिल समस्या या पूरी तस्वीर को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देख रहा है, ताकि वो समझ सके कि पूरी संरचना काम कैसे करती है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए एक छात्र से कहा जाता है कि वो लोकतंत्र और तानाशाही के बीच तुलना करे। इसके लिए उसे दोनों प्रणालियों की विशेषताओं को अलग अलग करना होगा, उनके बीच के अंतर ढूंढने होंगे और ये देखना होगा कि दोनों के परिणाम क्या होते हैं। एकदम सही। जब दिमाग किसी जानकारी की गहराई में जाकर उसके अलग अलग हिस्सों के बीच का संबंध स्थापित करने लगता है, तो वो विश्लेषण के स्तर पर होता है। ये एक उच्च स्तरीय सोच की शुरुआत है। किसी भी विषय की गहराई में जाने के लिए उसे टुकड़ों में बांटकर समझना वाकई जरूरी है। अब हम 10वीं हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, जो एक कदम और आगे ले जाती है। स्टेप 5 ऑफ 6, इवैल्यूएट लेवल या मूल्यांकन। नोट्स बताते हैं कि इसमें निर्णय लेना और सही गलत का पता लगाना शामिल है। यहाँ दिए गए एक्शन वर्ब्स हैं तर्क देना, बचाव करना और जांच करना। और इस स्लाइड पर एक बहुत ही खास हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का बैज लगा हुआ है। ये हॉट्स यानी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम मूल्यांकन के स्तर की बात करते हैं, तो यहाँ छात्र से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी एक स्वतंत्र राय बनाए और फिर उस राय को ठोस तर्कों के साथ सही साबित करे। कोई उदाहरण देकर समझाएं? मान लीजिए कि कक्षा में ये बहस चल रही है कि क्या किसी शहर में एक नया उद्योग लगाना चाहिए, जिससे रोजगार तो मिलेगा लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी होगा। एक बहुत ही व्यावहारिक दुविधा है ये। हाँ, इस परिस्थिति में जब कोई छात्र दोनों पक्षों का विश्लेषण करने के बाद ये निर्णय लेता है कि उद्योग लगना चाहिए या नहीं, और फिर अपने इस निर्णय के बचाव में मजबूत तर्क पेश करता है, तो वो मूल्यांकन कर रहा है। वो सिर्फ जानकारी का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि अब वो एक जज की भूमिका में आ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी इस स्तर पर आकर छात्र केवल तथ्यों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उन पर सवाल उठाता है और उनका परीक्षण करता है। और अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं,
11वीं हेडिंग है स्टेप 6 ऑफ 6, क्रिएट लेवल या रचना करना। सीखने का सबसे उच्च स्तर। जी, इसके एक्शन वर्ब्स है नई योजना बनाना, नया मॉडल तैयार करना और आविष्कार करना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल सूत्र भी है, ओल्ड पार्ट्स प्लस न्यू आइडियाज इज इक्वल टू क्रिएट। ये जो सूत्र है, ओल्ड पार्ट्स प्लस न्यू आइडिया, पूरी 2001 की संशोधित टैक्सोनॉमी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। रचना करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ शून्य से पैदा किया जाए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि छात्र ने जो कुछ भी याद किया, समझा, लागू किया, विश्लेषित किया और मूल्यांकित किया, उन सभी ओल्ड पार्ट्स या पुरानी जानकारियों को वो एक साथ जोड़ता है और उसमें अपना एक नया विचार मिलाता है। बिल्कुल, और फिर एक बिल्कुल नई चीज का निर्माण करता है। ये नई चीज कुछ भी हो सकती ना? हाँ, कुछ भी। एक विज्ञान का छात्र पुराने सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कचरा प्रबंधन का एक नया वर्किंग मॉडल बना सकता है। साहित्य का एक छात्र भाषा के नियमों का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नई और मौलिक कविता लिख सकता है। ये तो मानव मस्तिष्क की सबसे ऊंची उड़ान है। बिल्कुल, जब शिक्षा प्रणाली इस छठे स्तर को हासिल कर लेती है, तभी समाज को नए आविष्कारक, नए विचारक और नई दिशा देने वाले लोग मिलते हैं। आई और विस्तार के साथ काम कर सकता है। अब इस पूरे मनोविज्ञान को वापस परीक्षा के मैदान में उतारने के लिए हमारी 12वीं हेडिंग दी गई है, एग्जाम फोकस। ये नोट्स का वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर नंबर पक्के करता है। जी, इसमें कुछ मुख्य बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला है हाईएस्ट लेवल रिवाइज्ड में क्रिएट है। दूसरा है हाईएस्ट लेवल ओल्ड 1956 में इवैल्यूएशन है। तीसरा पॉइंट है परिभाषा देना रिमेंबर में आता है और अपने शब्दों में बताना अंडरस्टैंड में आता है। और चौथा पॉइंट? चौथा है हॉट्स के अंदर एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट आते हैं। इस हिस्से को पूरे सत्र का निचोड़ कहा जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा फोकस को समझ लेते हैं, वे उन ट्रैप्स या जालों से बच जाते हैं जो परीक्षक अक्सर प्रश्न पत्रों में बिछाते हैं। किस तरह के जाल? सबसे बड़ा कंफ्यूजन हाईएस्ट लेवल को लेकर होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि वो 1956 का पुराना मॉडल पूछ रहा है या 2001 का नया। हाँ, ये गलती अक्सर होती है। दूसरा सबसे आम जाल डिफाइन और एक्सप्लेन के बीच का है। परीक्षक अक्सर एक स्थिति देते हैं जहां एक छात्र किसी नियम की परिभाषा दे रहा है और पूछते हैं कि वो किस स्तर पर है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो परिभाषा दे रहा है तो वो समझ गया होगा। बिल्कुल, लेकिन तकनीकी रूप से डिफाइन करना सिर्फ रिमेंबर के स्तर पर आता है। अंडरस्टैंड के स्तर पर तब आएगा जब वो उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेगा। ये बहुत ही बारीक अंतर है। और हॉट्स के बारे में क्या कहेंगे? जहां तक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात है, ऊपर की तीनों सीढ़ियां विश्लेषण, मूल्यांकन और रचना उच्च स्तरीय चिंतन में आती हैं। इसके विपरीत नीचे की 3 सीढ़ियां याद करना, समझना और लागू करना लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स या लॉट्स में आती हैं। अच्छा, बहुविकल्पीय प्रश्न अक्सर लॉट्स का ही परीक्षण कर पाते हैं, इसीलिए हॉट्स का परीक्षण करने वाले प्रश्न थोड़े मुश्किल और स्थिति पर आधारित होते हैं। ये बारीकियां वाकई परीक्षा भवन में किसी भी उम्मीदवार का बहुत समय और अंक बचा सकती हैं। चर्चा को एक तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए नोट्स की 13वीं और अंतिम हेडिंग है फाइनल क्विक रिवीजन, एक त्वरित पुनरावृत्ति। आइए संक्षेप में इस पूरे ढांचे को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने 3 डोमेन पर चर्चा की, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्तरों को नीचे से ऊपर की ओर देखा। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट। बिल्कुल, और ये भी देखा कि इस पूरी संरचना के मूल संस्थापक बेंजामिन ब्लूम थे, जिन्होंने 1956 में इसे पहली बार दुनिया के सामने रखा था। इस पूरे विषय को एक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए ये समझना जरूरी है कि ये कोई सूखी हुई थियरी नहीं है जिसे सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ा जाए। एक भावी शिक्षक के लिए ये ब्लूम टैक्सोनॉमी एक कंपास की तरह काम करती है। सही बात है। ये बताती है कि कक्षा में पढ़ाते समय केवल बच्चों को रटाने पर ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों को उस पहली सीढ़ी से उंगली पकड़कर ऊपर की ओर ले जाए, उन्हें समझने का मौका दे, ज्ञान को लागू करने की परिस्थितियां दे, विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करे, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे और अंततः उन्हें इस काबिल बनाए कि वे कुछ नया क्रिएट कर सकें। यही सच्ची शिक्षा है। ये एक बहुत ही सार्थक और गहरी बात है।
शिक्षा मनोविज्ञान के इस बेहद अहम हिस्से को इतने विस्तृत और स्पष्ट तरीके से डिकोड करने के लिए ये चर्चा निश्चित रूप से हर उस श्रोता के लिए मददगार साबित होगी जो सीखने और सिखाने की इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इस गहन विश्लेषण के साथ ही हम आज की इस विस्तृत चर्चा के समापन की ओर बढ़ते हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। आज इस पूरी प्रक्रिया में ये स्पष्ट हो गया कि शिक्षा का सबसे निचला स्तर सिर्फ जानकारी को याद करना है और सबसे ऊंचा और बेहतरीन स्तर कुछ नया रचना करना है। जी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास